तो स्टूडेंट्स ये आज हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स 11th क्लास की, और उसके लिए हम देख रहे हैं मापन। और हमें यह देखना है कि आने वाले आधे घंटे में हमारे मापन के कितने क्वेश्चन होते हैं और ये कहीं ना कहीं किसके लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहली बात तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए अपना बेस तैयार कर रहे हैं, और उनके लिए भी है जिनका बेस तैयार हो चुका है लेकिन एक शॉर्ट टाइम में कैसे उसको रिवाइज किया जाए और वो कौन से पॉइंट्स होंगे जो कि कंपटीशन एग्जामिनेशन में मोस्टली आएंगे। तो कंपटीशन एग्जामिनेशन में कुछ आईएमपी कुछ नहीं होता है, वहां तो कुछ भी आता है। कुछ भी मतलब पूरे क्राइटेरिया को कम से कम समय में कैसे कवर करना है। तो हम कहीं ना कहीं मापन देखने जा रहे हैं, और मापन जो कि वन शॉट यदि हम कहें तो ये 1 घंटे का होता है, लेकिन अभी हम उसका हाफ शॉट देख रहे हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं आपके आधे घंटे के अंदर में आपको फीलिंग्स होंगी कि कितने क्वेश्चन कैसे होते हैं। लेकिन ये लेक्चर उनके लिए ही बेहतर है जिनने पहले कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा है, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे यहाँ हो पाते हैं, और हम यहाँ सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे 30 क्वेश्चन इस 30 मिनट के लेक्चर में पहले पूरे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहां क्वेश्चन करते जाएंगे बाय लिस्ट के आधार पे। तो सुने, सबसे पहली बात आती है कि मापन क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन, मापन तुलना है। मापन एक प्रकार की तुलना है केवल। फिर बात आती है कि किससे तुलना है, सेकेंड क्वेश्चन, तो मात्रकों से तुलना है। फिर बात आती है बात की मात्रक एक्चुअली होते क्या है, तो भौतिक राशियों को मापने के लिए जो पूर्व निश्चित निर्देश मानक बनाए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, मात्रक। फिर बात आती है कि मात्रकों में कौन सा गुण होना चाहिए, सबसे बड़ा गुण कौन से। बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन हम एक लाइन में यदि हम कहें सर्वमान्य हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होना चाहिए, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संख्यात्मक मान ना ही बड़ा ना ही छोटा हो, और उसकी तुलना दूसरे उसी प्रकार के दूसरे मात्रकों से हम कर सकते हैं, ये गुण उसमें होना चाहिए। तब इसके गुण से लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा गुण मात्रक के लिए नहीं है। निम्न में से कौन सा गुण मात्रक के लिए नहीं है, और इसकी जो 4 विशेषताएं मैंने आपको बताया है, ये चारों में से 3 विशेषता दे देगा और एकाध कोई और दे देगा। तब आपको समझना है कि वो जो दी हुई अतिरिक्त विशेषता है वो उसका आंसर होगा, ये पॉइंट 4 होगा। फिर बात आती है मात्रक में संख्यात्मक मान, कौन सा, संख्यात्मक मान से क्या मात्रक पर कोई फर्क पड़ता है, तो संख्यात्मक मान से मात्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कम या ज्यादा होना अलग बात है। अगर आपने कहीं लिख दिया है 5 किलोग्राम, कहीं लिख दिया आपने 100 किलोग्राम, कहीं लिख दिया आपने 1000 ग्राम, तो क्या ये संख्या बदलने से मात्रक में कोई फर्क पड़ा, क्या नहीं पड़ा। यानी संख्यात्मक मान का फर्क मात्रकों पर नहीं पड़ता है। ठीक है, कितनी मूल भौतिक राशियां हैं, 7 मूल भौतिक राशियां। कितनी पूरक राशियां हैं, 2 है। ठीक, पूरक राशियों में कौन कौन सी हैं, कौन सी, घनकोण और समतल कोण। ठीक, रेडियन, अगला क्वेश्चन आता है, रेडियन किसे कहोगे। रेडियन के लिए आवश्यक शर्त होती है। अब वो आवश्यक शर्त के 4 ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इसलिए ऑप्शन बताने जरूरी है। ठीक है, यहां बताना है एस बड़ा हो आर से, एस बराबर आर है, एस छोटा आर से, छोटा आर से, या एस बराबर आर स्क्वायर, या डी नन ऑफ दीज, नॉट, कोई नहीं इसमें से। 5 ऑप्शन है, आपसे पूछा जाता है एक रेडियन के लिए आवश्यक शर्त है, वो कौन सी शर्त है। तो सबसे पहली बात तो एक रेडियन होता क्या था ये पता हो अपने को। तो आपको अगर याद हो, एक रेडियन जैसे ये सर्कल बना, ठीक है, यहां पे सेंटर पॉइंट है, यहां पे आप हैं,
कुछ देर बाद आप कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो ये जो इतना भाग है ये चाप की लंबाई है, ये त्रिज्या है और ये बना हुआ कोण है। और आप ध्यान रखेंगे कोण बराबर एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं कोण बराबर चाप बट्टे। इस कोण को अगर आप एक रेडियन कह रहे हैं तो इसको एक रख दिया मैंने, चाप का मान s है, इसका मान r है, त्रिज्या गुणा करेंगे r बराबर s, तब फार्मूला आपको आएगा ये, और ये हो गया आपका 100% सही आंसर। ठीक है, तो बात यह आती है कि जो टॉपिक आता है उसके बैक में आपको कितना नॉलेज है। अगर यहीं पर स्टे रेडियन आ जाता, एक रेडियन ना होकर के बात आ जाती कि एक स्टे रेडियन आ जाता, तो अब मुझे बताएं तब क्या होता। अगर यहां स्टे रेडियन आ जाता तो क्या होता। तब की स्थिति में जो s है वो काय के बराबर है, यहां पे स्टे रेडियन और इसमें एक अंतर है, इसमें इस चाप के द्वारा बना हुआ कोण है। अब यहां लेकिन क्या होता है, यहां एक गोला होगा, यहां क्या है, एक गोले का एक भाग ले लो आप। जैसे आप इस रूम में हैं, आप कह लो कि छत आपका गोला है, अगर ऐसा गोला होता तो छत का एक भाग ले लो, टुकड़ा आप पहले कोई, और उस टुकड़े के हर भाग को आप मिला दो उसके सेंटर से, तो अब वो चूंकि एक सर्कल टाइप का हो गया ना, तो वहां पे चाप की लंबाई नहीं लोगे आप, वहां पे लोगे क्षेत्रफल। क्या लोगे आप, क्षेत्रफल। तो यहां पे ये जो s है वो क्या कहलाएगा, यहां पे क्षेत्रफल। यानी इतना ध्यान रखना कि a बराबर हो जाएगा r। तो जब चाप की लंबाई, जब चाप की लंबाई किसके बराबर हो, r के बराबर, चाप की लंबाई किसके बराबर, तो रेडियन होता है। लेकिन क्षेत्रफल जब r के बराबर हो तो फिर क्या होता है, स्टे रेडियन। ये विकल्प के लिए आपको काम आएंगे। अच्छा, यहां पे ये बताना है, ये पॉइंट खत्म होता है। फिर आपको ये बताना है, अब आपको ये बताना है कि जो लंबाई है, लंबाई का SI मात्रक होता है 1 मीटर, उसको परिभाषित करने के लिए किस धातु का उपयोग किया गया। तो उसके लिए उपयोग किया गया था क्रिप्टॉन धातु के लिए। सीजीएस समय का मात्रक होता है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को मानने के लिए किस धातु का उपयोग किया गया, उसके लिए किया गया था सीजियम धातु का उपयोग। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है, मोल को परिभाषित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया गया, उसके लिए कार्बन 12 का उपयोग किया गया। इसमें यह बताना है कि एवोगैड्रो संख्या से मोल का क्या संबंध है, एवोगैड्रो संख्या से मोल का क्या संबंध है। ध्यान रखना एवोगैड्रो संख्या क्या कहलाती है, Z बराबर 0.023 ये, और यही कहलाता है एक मोल। इतने कणों की संख्या को एक मोल कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आओ, निम्न में से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है, और आएगा 5 मोल 16/3 मोल, 5 मोल प्रति लीटर और 6 मोल प्रति लीटर। निम्न में से ये A, B, C और D, निम्न में से कौन सा सही है। अब बात आती है इनमें कौन सा सही है, 5 ये वाला सही है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि बाकी जगह जो मोल की स्पेलिंग है वो गलत लिखी है। बोलेंगे सर कई राइटर्स में हमने देखा है ऐसा होता है, ये कब होता है, जब कोई अपन ऐसा थ्योरी पढ़ते हैं ना, हेडिंग डालते हैं ना, तब आप लिखेंगे मोल कंसेप्ट, लेकिन इसको जब किसके रूप में यूज करेंगे, यूनिट के रूप में, तो यहां पर ई जो है वो नहीं लगाया जाता। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलो, ये बताना है कि प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक वर्ष में चली गई दूरी को। अब ये बताना है कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, नहीं कितने समय में पहुंचता है, 8 मिनट में पहुंच जाता है वो।
प्रकाश की चाल कितनी होती है? मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकाश की चाल को ज्ञात किसने किया था? फोको ने। दो वैज्ञानिक हुआ करते थे पहले, फिजो और फोको, लेकिन फिजो का जो कंसेप्ट था वो असफल हुआ। बाद में फोको, जो अभी सिलेबस से हटा दिया, लेकिन जानकारी होना चाहिए आपको, है ना। प्रकाश की खोज किसने किया था? यानी दृश्य प्रकाश की खोज वो न्यूटन ने किया था। इसलिए प्रकाश का पहला सिद्धांत कौन सा बना था? प्रकाश का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्या बना था? न्यूटन का कणिका सिद्धांत बना था। ये जो प्रकाश है वो किस प्रकार की तरंगे हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होगी? तो इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर माध्यम है तो भी जाएंगे और नहीं है तो भी जाएंगे। निर्वात में भी ये गमन कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का प्रथम कंसेप्ट किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। किसने? मैक्सवेल ने दिया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों को पहली बार प्रयोगशाला में किसने प्रूफ करके बताया था? हर्ट्ज ने बताया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों का पहली बार किसने उपयोग समझाया था? तो सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। कहां बताया था? बंगाल में बताया था। क्या करके बताया था? उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से बिना तार का उपयोग किए उन्होंने विद्युत घंटी को बजाया था, ठीक। कहां? बंगाल के गवर्नर के सामने। उसके बाद इसको ज्यादा दूरी तक किसने बताया? तो एक विशेष वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था मार्कोनी। मार्कोनी। इसलिए ध्यान रखना, जो लघु रेडियो तरंग है वो हर्ट्ज ने बताया था, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी ने बताया था। इसमें दृश्य प्रकाश जो होता है वो बेजानी-हपी नाला होता है, जिसकी खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपको यह बताना है 1/3 × 10⁻⁸ मीटर, ये इतने सेकंड में तय दूरी क्या कहलाती है? इतने सेकंड में तय दूरी क्या कहलाती है? यह कहलाती है 1 मीटर, ठीक। इतने सेकंड में तय दूरी 1 मीटर कहलाती है। आप बोलेंगे सर कैसे? तो चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लो, आप उसको निकालते रहना, क्योंकि ये वन शॉट वाला, यहां सारी बातें नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको यह बताना है कि 192.631 सेंस है। 923.781 निम्न में से किसमें, ये ABCD दे ले, ABC और ये D, निम्न में से सीजियम 133, क्वेश्चन, निम्न में से सीजियम 133 में कितने कंपन को 1 सेकेंड माना जाएगा? ABC कौन सा आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ठीक। ये 9, 192, 631, 700, ये आपको परफेक्ट पता रखना पड़ेगा। आप इसमें कोई कमी नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से याद रखें आप। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि 770 तो 3 जगह दे दिया था, आप कंफ्यूज होंगे। अगर एक ही जगह 770 दिया तब तो वो आंसर होगा, लेकिन यहां तीनों में दे दिया, तो आपको उसके पहले के डिजिट कंप्लीट पता होना चाहिए, ठीक है। तो 91, 92, 63, 17, 77, अब जैसे याद रखना आपकी मर्जी है वो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके त्रिक बिंदु के आधार पर केल्विन पैमाना माना गया है? किसके त्रिक बिंदु के आधार पर केल्विन पैमाना माना गया है? तो ध्यान रखना, जल का त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु, और जल के त्रिक बिंदु के कितने भाग को 1 केल्विन माना जाता है? हाँ, 1/273 भाग को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यह बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो कहां है? फ्रांस में। फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पे है। वहां पर कुछ एविडेंस रखे हैं, जैसे किलोग्राम के लिए किस मिश्र धातु का पदार्थ रखा हुआ है जिसे 1 किलोग्राम माना जाता है? तो प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योति तीव्रता किसकी इकाई है? ये ज्योति तीव्रता किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता इकाई ही नहीं है, ये एक भौतिक राशि है। इसकी इकाई क्या कहलाती है? इसकी इकाई कहलाएगी कैंडेला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कैंडेला को परिभाषित करने के लिए जो स्रोत माना गया, कैंडेला को परिभाषित करने के लिए जो स्रोत माना गया उसमें आवृत्ति होनी चाहिए। इसमें से यानी जब कैंडेला को परिभाषित किया गया था तब एक स्रोत लिया गया था, प्रकाश स्रोत। तो वो प्रकाश स्रोत जो है उसकी आवृत्ति निश्चित होनी चाहिए। वो कितनी मानी गई थी? तो इसमें जो है वो ये सेकंड 540 गुणित 10 पे 12 की घात हर्ट्ज मानी गई थी। ये बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जो ज्योति तीव्रता की परिभाषा जब बनाई गई, ठीक, तब 540 गुणित 10 पे 12 घात हर्ट्ज का स्रोत उपयोग किया गया था। तो इससे किस दिशा में विकिरण को लिया गया? किस दिशा में? तो ध्यान रखना, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में। ठीक। और तीव्रता कितनी होनी चाहिए थी उस समय? 183 वाट स्टेरेडियन, 683, 483 और 383 निम्न में से। यानी जब भी आपको कैंडेला की परिभाषा याद हो तो कैंडेला की परिभाषा में यह बताना है कि विकिरण की तीव्रता कितनी लेना है, तब जाके वो एक कैंडेला कहलाएगा। यानी कि देखो, इस आवृत्ति का प्रकाश स्रोत है और इनमें से कौन सी? इनमें से ये वाली 1/683 वाट स्टेरेडियन, इस विकिरण की आवृत्ति को अगर वो निकालता है तो उसकी जो तीव्रता है प्रकाश स्रोत की वो कितनी कहलाती है? एक कैंडेला कहलाती है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि आपको ये बताना है कि 1 एम्पियर जो कि धारा का एसआई मात्रक है, इसको परिभाषित करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में? सुन लें। सबसे पहली बात है कि इसमें 2 तार होनी चाहिए। उस तार कैसी होनी चाहिए? समांतर होना चाहिए, एक दूसरे के समांतर। एक दूसरे से कितनी दूरी पर होना चाहिए? 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पे ऐसे समांतर तार लेने हैं आपको। ठीक है। इनमें इतनी धारा प्रवाहित करो कि इनके बीच में जो बल लगे वो 2 गुणित 10 पे ऋण 7 की घात न्यूटन लगे। क्या लगे? इतना न्यूटन बल लगे तो प्रवाहित माध्यम कौन सा होना चाहिए? वो निर्वात हो। मात्रक तब जाके वो कहलाएगा 1 एम्पियर। ठीक है। यानी ये 1 एम्पियर की परिभाषा में था कि 2 चालक तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, उसमें इतनी धारा प्रवाहित की जाए कि उनके बीच लगने वाला बल कितना होना चाहिए? 2 गुणित 10 पर ऋण 7 की घात न्यूटन। तो उस बल को अपन क्या, उस धारा को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। पर कैसी परिस्थितियों में? निर्वात की कंडीशन में। ठीक है। अब चलते हैं अपन एक अगले क्वेश्चन की ओर। समतली हो चुका है, समतल स्टेरेडियन हो गया। चल अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 माइक्रोन में खालिस्तान मीटर होते हैं? 10 पे ऋण 6 की घात मीटर। फिर बताना है कि 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? तो अब देखना है कि 1 नैनोमीटर में होता 10 पे ऋण 9 की घात मीटर, और माइक्रो लाना है, मतलब एक काम करें 10 पे ऋण 3 गुणित 10 पे ऋण 6 मीटर। तो इतने भाग को हटा दें तो यह आएगा 10 पे ऋण 3, इससे बन जाएगा ये माइक्रो। तो 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर हुए? ऋण 7। आपको बताना है 100 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन। अब बात आती है ये 100 गुणित एंगस्ट्रॉम यानी 10 पे ऋण 10, तो ये होगा 10 पे हल होके 10 पे ऋण 8, तो 10 पे ऋण 2 अलग और 10 पे ऋण 6 अलग, इसको जैसे ही हटाओगे तो 10 पे ऋण 2 माइक्रोन, ये होगा इसका आंसर। आपको बताना है कि 10 फर्मी में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये 10 गुणित फर्मी यानी आएगा 10 पे ऋण 15, ऋण 15 इससे गया तो 10 पे ऋण 14, एंगस्ट्रॉम लाने के लिए 10 पे ऋण 4 और 10 पे ऋण 10, इसको हटाओगे एंगस्ट्रॉम आएगा, तो 10 पे ऋण 4 एंगस्ट्रॉम आ गया आपका। क्लियर? अब आपको यहां कुछ जानकारी होनी चाहिए कि जैसे कि 3 नैनोमीटर भागित 4 माइक्रोमीटर, इसका मान कितना आएगा? तो आपको मालूम होना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नैनोमीटर का मतलब 10 पे ऋण 9 की घात, ये 4 माइक्रोमीटर मतलब 10 पे ऋण 6, ऋण 6 हट जाएगा, ये आएगा 3/4 और 10 पे ऋण 3। ठीक, ये जाके कैंसिल हो जाएगा। ये आपको पूरी जानकारी ये हो कि 10 पर ऋण 6 की घात मीटर को क्या कहते हैं? 10 पे ऋण 9, 10 पे ऋण 10, 10 पे ऋण 12 और 10 पे ऋण 15। ठीक, तो अलग अलग क्वेश्चन। 10 पे ऋण 6 की घात मीटर क्या कहलाएगा? 1 माइक्रोमीटर। 10 पे ऋण 9 घात क्या कहलाएगा? 1 नैनोमीटर। 10 पे ऋण 10 क्या कहलाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम। 10 पे ऋण 12 क्या कहलाएगा? 1 पिकोमीटर। 10 पे ऋण 1 फर्मी कहलाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आप जो देख रहे हैं ये माइक्रो है, मतलब छोटी दूरियां हैं। इससे ज्यादा फिर क्या होती हैं? बड़ी दूरियां। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप मान लें ये आपके पास ये नदी तालाब कोई समुद्र है, यहां कोई जहाज डूब गया, आप यहां पे हैं, आप कैसे पता लगाओगे? कौन सी विधि का क्या नाम होगा? उस विधि का नाम होगा राडार विधि। ठीक, उस राडार विधि का उपयोग आप कैसे करेंगे? उससे कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहां पर क्या होगा, एक संसूचक, यहां से मान लेते यहां एक तरंग भेजी जाएगी और वो माइक्रो तरंग भेजी जाएगी और वो वापस हो जाएगी। कौन सी तरंग भेजी जाएगी? माइक्रो। ये आई और गई, तो आने में d दूरी और जाने में, तो टोटल कितनी दूरी तय करेगी? और ये इसकी अपनी एक चाल होगी। तो यहां पर हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे चाल 2c/t। यहां पे जब तरंगे गई और वापस आई तो पता कर लेंगे समय कितना है, तो इससे क्या निकालेंगे? d। तो ये देखो क्या होगा, 1/2ct बराबर, यानी d बराबर 1/2ct, जहां c तरंग की चाल है और t क्या है? लगा समय, और d क्या है? वो जहाज जो डूबा हुआ है और आप जहां पे प्रयोग करता उसके बीच की क्या है? उसके सीधे में पता चल जाता है कि इतनी दूरी पर वो चीज डूबी हुई है। ठीक, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपका ये होगा। ये कैसे निकाला जाता है? इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे दूरी के छोटे मात्रक थे अब तक के, और दूरी के अब कौन से मात्रक लेने? बड़े मात्रक। अब दूरी से बड़े मात्रक, तो सबसे पहले ये मान लो धरती है और ये सूर्य है। सूर्य से किरणें यहां तक आई है ना, तो सूर्य से यहां किरणें आई, तो ये जो किरणें हैं इसमें प्रकाश की चाल कितनी है? अब ये जो प्रकाश की चाल है, तो सूर्य जो है
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा वो चली कहलाती लाइट ईयर कहलाती, एक प्रकाश वर्ष। और इसका अगर मान हम पूरा कैलकुलेशन करें यदि हम, तो पूरा कैलकुलेशन फाइनली क्या प्राप्त होने वाला है आपको 9.46 गुणित 10 पे 15 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करना है अपने बेसिक लेक्चर में देख लो तुम लोग। ठीक है, ये बात है। अब अगली बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आपका एयू क्या है। तो एयू का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे खगोलीय मात्रक। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का निकाला जाता है। तो ये 1.496 गुणित ये क्या होता है इतना मीटर होता है। और पैरालैक्टिक सेकेंड क्या होता है, पैरालैक्टिक सेकेंड। तो ये पैरालैक्टिक सेकेंड वास्तव में कितनी दूरी को माना गया है, ये 3.08 गुणित 10 पे 16 मीटर। और इन तीनों से अब क्वेश्चन बनाता है वो, तो आपको एक तो कंफर्मेशन के साथ तीनों वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, सबसे पहले लाइट ईयर की करेक्ट वैल्यू एयू की और पैरालैक्टिक सेकेंड की। अब आपको मालूम हो कि इन सब में से अगर छोटे बड़े कई बार पूछ लेता है, निम्न में से सही है। और ये जो चार है ना, ऐसा जैसे लाइट ईयर से छोटा है, एयू से छोटा है, पैरालैक्टिक सेकेंड, कहीं क्रम को बदल देगा, एयू यहां कर देगा, एलवाई, ऐसा चार ऑप्शन दिया है। तो आपको ये बात पहले फील कर लो कि वास्तव में क्रम क्या होना चाहिए, क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होगा कि वहां करते बैठोगे आप। तो यहां पे आप देखो, ये सबसे 16 दिख रही है, तो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, पैरालैक्टिक सेकेंड। उससे छोटा फिर लाइट ईयर, और उससे छोटा फिर। तो आप इसको समझ लें कि ऐसा होने। ठीक है, तो आप याद रखें प्ले या प्ला। ठीक, तो यहां पे क्या कई जगह आपको अपनी कोडिंग तैयार करनी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उसको हल करते बैठो। देखो, ठीक है, तो प्ला याद रख लो, पैरालैक्टिक सेकेंड, लाइट ईयर, और उसके बाद फिर ए का क्या मतलब है, हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि एक जगह यूज होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या यूज होता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, एक यूनिट अगर वहां का बोलेंगे एएमयू, तो उसका मान होता है 1.66 गुणित 10 पे ऋण 27 के। ये आपको कंफर्म मालूम रखना पड़ेगा। उसके बाद एक बहुत ही अलग पॉइंट है, कई बार सिलेबस में होता है, कई बार नहीं होता है, हालांकि आपके राइटर्स में दिया हुआ है, CLS बराबर कितना। एम सन का मतलब देखो, पहले समझ ले, एम सन का मतलब होता है सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना क्या कहलाता है, वो कहलाता है CSL। अब बोलोगे ये क्या है, चंद्रशेखर लिमिट, हाँ, चंद्रशेखर सीमा हिंदी में। तो क्वेश्चन माना है कि वो क्या कहलाएगा, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट किसकी यूनिट है, द्रव्यमान की यूनिट है। चंद्रशेखर यूनिट किस पे डिपेंड है, सूर्य के द्रव्यमान पे डिपेंड है। सूर्य का कितना होता है, उसका 1.4 गुना। सूर्य का जो द्रव्यमान है उसका 1.4 बराबर। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है एम सन, और 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिया रहेगा, 4 ऑप्शन। तो 1.4 कहां जाएगा, इसके नीचे। तो वो क्या दिया रहता है मैं आपको बताता हूं, CSL/4, CSL/7, CSL/1.4, SLC बराबर 1. ये बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन हो जाता है, जो टफ क्वेश्चन में शामिल माना जाता है। पूछ लेगा एम सन, जहां एम सूर्य है, एम सन यानी कि सूर्य का द्रव्यमान होगा, इनमें से किसके बराबर। तो ये CLS देख के ही पहले ही दिमाग टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ के गए हो तो सरल चीज भी आपको कठिन लगेगी, खत्म कहानी। लेकिन थोड़ा याद आया कि बोले यार ये चंद्रशेखर लिमिट, तो पहले चंद्रशेखर लिमिट यानी CSL कहां है पहले देख लो, यहां नहीं है ना, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। CSL CSL CSL, और ये याद होना चाहिए कि 1.4 यहां का तिर्यक गुणा होकर नीचे आया है,
मतलब अब आंसर हो गया आपके पास में ये वाला। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को आप टच भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्लियर हुआ यहां तक के? अब बात आती है इसके बाद, एक साल में जो सेकंड होते हैं और एक सेकंड में माइक्रो सेकंड। बात समझना, एक वर्ष में सेकंड की संख्या और एक सेकंड में माइक्रो सेकंड की संख्या को कंपेयर करें तो कौन बड़ा होगा? तो एक ईयर में सेकंड की संख्या क्या होगी? ये बड़ी होगी। आपको इस बात को याद रखना है। ठीक, और फिर बात आते हैं, हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा यह है कि अब ये कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? मापन का। तो मापन में आपको यह बताना है कि एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यदि आएंगे आप तो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां लाना है ये एप्सिलॉन जीरो 1/4 F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला लाने का मतलब है, आप देखें ये आवेश होता है, आवेश, आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। तो इसके लिए आ गया धारा, धारा गुणित समय कितनी बार आने वाला है? धारा गुणित समय। और दूसरे वाले के लिए भी क्या आएगा? धारा गुणित समय। नीचे क्या आने वाला है? ये बल। और ये क्या है? दूरी का वर्ग है। तो एप्सिलॉन जीरो के लिए, धारा के लिए हम एम्पियर यूज करेंगे, फिर समय के लिए टी, धारा के लिए एम्पियर, समय के लिए टी, बटे बल के लिए होता था ML_T-2 और इसके लिए L2। अब आप कैलकुलेशन कर लें और इससे ला लेंगे किसका मान? एप्सिलॉन जीरो का मान। कोई तकलीफ? अगर आपसे यहां पूछा जाए कि प्लांक नियतांक के लिए कितना लाना है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। इसको लिख सकते हैं 1/T त्रिया गुणा ET इज इक्वल टू H। तो E के लिए होगा आपके पास ML2T-2 इंटू T, तो होगा ML2T-1। ठीक, इस तरीके से। तो इस आधा घंटे का जो लगभग हुआ, आधा घंटे में लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास, यानी 30 सेकंड में एक क्वेश्चन। ठीक है, और आप भी जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम लगेगा ही लगेगा। तो अभी जो जैसे जनरली अभी नोटिफिकेशन आया PNST का, तो आपको बता दूं कि 150 क्वेश्चन है उसमें और 120 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन जूलॉजी के, 30 बॉटनी के, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 इंग्लिश के। यानी फिजिक्स और इंग्लिश यहाँ पे बम्पर शब्द। उसमें भी पूरा नॉलेज 11वीं का और पूरा नॉलेज 12वीं का। यानी इतनी किताबें जो हैं, आपको जाना है एग्जामिनेशन में और केवल 2 घंटे 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने। आप सोच लो कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं है। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना कि कितना है। देखो 150 मिनट यानी आपके पास सॉल्यूशन करने के लिए एक क्वेश्चन 48 सेकेंड का समय है आपके पास में, और 48 सेकेंड में क्वेश्चन को पढ़ना, रीड करना है। जब इंग्लिश का दोगे आप, तो इंग्लिश में तो एक पैराग्राफ आएगा पहले, अनसीन पैसेज, उसके 5 क्वेश्चन, और 48 से अगर ले लो तो कितने मिनट मिले आपको? पूरे 5 मिनट भी नहीं मिले, 4 मिनट में बनाना है। 4 मिनट में 5 क्वेश्चन, पढ़ने में टाइम कितना लग जाएगा आप ये सोच लो। तो आप अंदाजा लगा लो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में गति कितनी जबरदस्त होनी चाहिए। तो ये जो लेक्चर बना है, आपने देखा कि ये कितने दिनों, मतलब अगर ऐसे पढ़ोगे तो हफ्ते भर से ज्यादा लगेगा। जो आधा घंटे में काम खत्म हुआ है, ये इस मापन का ये फर्स्ट लेक्चर था, बेसिक। इसके बाद एक बेसिक और होगा, और 2 बेसिक होने के बाद फिर एक होगा बहुत ही खतरनाक। तो ये जो है, इससे फायदा आपको ये भी मिलेगा, 11th लेवल पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इजी तरीके से इस लेवल पे पढ़ने के बाद 11th के जो ऑप्शन आते हैं, जो नया नियम आया है 40% का, कि 70 नंबर का पेपर होगा तो 28 ऑप्शन आएंगे, और ये तरीके से आपको वो ऑप्शन की तैयारी करना ही नहीं पड़ेगा, केवल इसको सुनना है और इससे सीखना है। और जबकि बहुत सिंपल आएंगे, ये तो कॉम्पिटिटिव लेवल का है ये पूरा।